पिछली बार ग्रह की श्रृंखला में हमने अप्रकाश ग्रहों की बात की। अप्रकाश ग्रह माने वो ग्रह है जिनमें प्रकाश नहीं होता। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आप मुझसे पूछोगे ज्योतिष में कितने ग्रह होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा 19 ग्रह होते हैं। 9 तो सूर्य चंद्रमा इत्यादि ग्रह होते हैं, आप जानते ही हो। 5 अप्रकाश ग्रह की हमने बात कर ली और उसमें मैंने आपको कहा था कि 5 उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह मतलब क्या? उप माने छोटा, छोटे ग्रह। ये जो 5 उपग्रह होते हैं, गुलीक, जिसको कभी कभी मानदी भी कहते हैं, इसमें बड़ा विवाद है। गुलीक मानदी एक होता है कि गुलीक मानदी अलग अलग होते हैं। कभी गुलीक मानदी को एक माना जाता है, कभी गुलीक मानदी को अलग अलग माना जाता है। मेरी बात माने तो गुलीक मानदी एक ही है, ऐसा मान करके चले। क्योंकि अलग अलग मानने से, देखिए, गुलीक को या मानदी को शनि का पुत्र कहा गया है। बाकी गुलीक मानदी के अलावा मृत्यु काल, यमकंटक, अर्धप्रहर भी होते हैं, अप्रकाश ग्रह। और ये भी अन्य ग्रहों की संतानें कही जाती हैं। अब जब सब ग्रह को एक एक संतान है तो शनि को दो संतान क्यों हो? तो गुलीक कहें या मानदी कहें, एक ही ग्रह है। इनको अलग अलग मेरे हिसाब से नहीं माना जाना चाहिए। कुछ लोग अलग अलग मान सकते हैं, मैं नहीं मानता। तो ये 5 उपग्रह होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली। समझते हैं कि इनकी गणना गिनती कैसे की जाए। श्लोक देखेंगे फिर से। श्लोक क्या कहता है? रविवारादि शन्यंतम गुलीकादि निरूप्यते, दिवसान अष्टधा भक्त्वा वारेशाद गणीयेत क्रमाद, अष्टमे अंशो निरीशः स्याच्छन्यंसो गुलिकः स्मृतः, रात्रिमप्यस्तुधा कृत्वा वारेसात पंचमादितः, गणयेद अष्टमः खंडो निष्पत्तिः प्रकृतितः, संन्यंसो गुलिकः प्रोक्तो रव्यंसः काल संज्ञकः, भौमांसो मृत्युरादिष्टो गुरुवंशो यमघंटकः, सौम्यांशो अर्धप्रहरकः स्व स्व देशोद्भव स्फुटः। सीधी सीधी बात है। रविवार आदि संन्यंतम, रविवार से लेकर के शनिवार तक अलग अलग वारों में गुलीक आदि निरूप्यते, गुलीक आदि को जानना चाहिए। दिवसान अष्टधा भक्त्वा वारेशाद गणियेत क्रमाद, दिन का जो भी समय हो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, अष्टधा भक्त्वा उसको 8 से भाग दे दें। वारेशाद गणयाद क्रमाद, और वार के स्वामी के अनुसार गिने। मतलब इतवार के दिन को अगर, रविवार के दिन को अगर 8 से भाग दिया तो 8 हिस्से बने। और उसमें पहले भाग का स्वामी, क्योंकि रविवार है तो पहले भाग का स्वामी सूर्य, उसके बाद सोमवार होगा तो दूसरे भाग का स्वामी चंद्रमा, उसके बाद मंगलवार होगा तो तीसरे भाग का स्वामी मंगल, उसके बाद बुधवार होगा तो चौथे भाव का स्वामी बुध, उसके बाद गुरुवार होगा तो पांचवें भाव का स्वामी गुरु, उसके बाद शुक्रवार होगा तो छठे भाव का स्वामी शुक्र, उसके बाद शनिवार होगा तो सातवें भाव का स्वामी शनि, और अंत में आठवां जो वार है उसको बोला है खाली। आगे, अष्टमे अंशो निरीशः निरीशः, बिना किसी स्वामी के। आठवां जो भाग होता है वो बिना किसी स्वामी के होता है। स्याचन्यंसो गुलिक स्मृतः, इसमें शनि का जो भाग है वही गुलिक का भाग है, स्मृतः, ऐसा याद रखें। रात, अभी यहां पर साफ कह दी, अष्टमे अंशो निरीशः स्याचन्यंसो गुलिक स्मृतः। कभी कभी लोग, क्या होता है, 8 से भाग देने के बाद 8वें भाग में गुलिक को मानते हैं। लेकिन यहां पर साफ कहा है अष्टमे अंशो निरीशः, 8वां भाग खाली है। शन्यंसो गुलिका स्मृत, शनि के भाग में गुलिक होता है, तो 8वें भाग में कोई नहीं होता, 8वां भाग खाली होता है, जिसको कभी कभी राहु काल या राहु का भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 8वां भाग जो खाली है उसको अगर दक्षिण भारतीय मत को माने तो वहां पर राहु होता है, राहु काल उसको माना जाता है। इसलिए बुधवार में देखिए राहु काल बीच में पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय को मानिए 12 घंटा है, उसको आप 8 से भाग देंगे तो दोपहर 12 बजे के आसपास चौथा वार आएगा। अब बुधवार से गिनना शुरू करें तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, तो पांचवा वार दोपहर के आसपास राहु काल होगा। इसलिए कहा जाता है कि बुधवार को दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के आसपास राहु काल होता है। तो दक्षिण भारत में इसको राहु काल मानते हैं। यहाँ पर जो है कि पराशर का श्लोक है, तो पराशर जो है कि निरीशः मानते हैं कि कोई भी इसका स्वामी नहीं होता। इसी प्रकार रात्रि मप्य अष्टधा कृत्वा, सूर्यास्त से लेकर के अगले सूर्योदय का रात्रि का समय जो है उसको भी 8 में भाग करें। वारेशात पंचमा दिशा, लेकिन रात में वारेश के 5वें ग्रह से गणना करनी चाहिए। वारेश के 5वें ग्रह से गणना करनी चाहिए मतलब क्या? मतलब यह कि अगर रविवार होगा, देखिए,
अगर रविवार होगा तो रवि से पांचवा ग्रह कौन? रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु। तो रविवार को गुरु से गणना करनी चाहिए, सोमवार को शुक्र से गणना करनी चाहिए, शनिवार को, सॉरी, माफ करें, मंगलवार को शनि से गणना करनी चाहिए, बुधवार को निरीशः, कोई स्वामी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि 8 हिस्से हैं, तो निरीशः है। गुरुवार को रात्रि के पहला सूर्य से गणना करनी चाहिए, शुक्रवार को दूसरे ग्रह चंद्र से गणना करनी चाहिए, शनिवार को अगले ग्रह मंगल से गणना करनी चाहिए। ऐसा लेकर के चलें। ठीक है, तो इसमें जो है कि गणना में जो है कि बुध शुरुआत में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग बुधवार को जो है कि बुधवार को सूर्य से गणना करेंगे, निरीश नहीं लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रात को भी 8 हिस्सों में बांटना है, तो बुधवार को निरीश ही रखिए और दूसरे वार से ग्रह गिनना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है ना, निरीश गणना करिए। ये गणना करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जगन्नाथ हो रहा जैसे सॉफ्टवेयर में इन ग्रह की पहले से ही गणना होती है, तो कोई समस्या की बात नहीं। गणियेद अष्टमः खंडो, 8 खंड को इस प्रकार से गिने। निष्पत्ति प्रकृतितः जाने। संन्यंसो गुलिक प्रोक्तो, शनि का अंश गुलिक होता है। रव्यंश काल संगक, रवि का अंश काल होता है। भौम अंशो मृत्युरादिष्टो, भौम का अंश मृत्यु होता है। गुरुवंशो यम घंटक, गुरु का अंश यम घंटक होता है। सौम्य अंशो अर्ध प्रहरक, सौम्य, सौम्य का अंश कौन है? सौम्य का अंश बुद्ध है, सो बुद्ध के अंश में अर्ध प्रहर होता है। स्व स्व देशोद्भव स्फुट, स्व स्व देशोद्भव स्फुट मतलब जगह के सूर्योदय सूर्यास्त के अनुसार गणना होगी। तो यहां पर क्या कहा? यहां पर कहा कि सूर्य का जो अंश होता है, सूर्य का भाग होता है काल, मंगल का जो भाग होता है वो होता है मृत्यु, बुध का जो भाग होता है, बुध का भाग होता है अर्ध प्रहर, गुरु का जो भाग होता है, गुरु का भाग होता है यमकंटक, और शनि का जो भाग होता है, शनि का भाग होता है गुलिक। इस प्रकार से माने। अब इसमें आप समझेंगे कि चंद्र का भाग और शुक्र का कोई भाग नहीं दिया है, चंद्र और शुक्र का कोई पुत्र यहां पर नहीं बतलाया है। कभी चंद्र का पुत्र परिवेश और शुक्र का पुत्र इंद्रचाप को माना जाता है, लेकिन जैसा कि हम पिछली बार समझ चुके हैं कि परिवेश और इंद्रचाप जो है कि अप्रकाश ग्रह है, उपग्रह नहीं है। इस वजह से मैं इसी मत को मानता हूं जो मत की यहां पर बताया है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे मानिए कि सूर्योदय हुआ, एक दिन की गणना कर लेते हैं, आज का दिन ले लेते हैं। ये जो कुंडली है 7:17 पे सूर्योदय हुआ और 5:21 पे सूर्यास्त हो गया, है ना। 7:17 पे सूर्योदय हुआ और 5:21 पे सूर्यास्त हो गया। कितना समय हुआ? अब अगर आप गणना करना शुरू करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 घंटे और 21 घटा 17, 4 मिनट गणना हुई। अब इस पूरे को मिनट में बदल देते हैं, तो 10 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 10 × 60 जोड़ 4, 604 मिनट का दिन हुआ। अब 604 मिनट के दिन को 8 से अगर भाग दिया जाए तो 75 मिनट का एक काल होगा। 75.5, 5 इसमें सेकंड आएगा, 75 मिनट का एक काल होगा। 75 मिनट माने तो 60 मिनट का 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का एक काल होगा। अब दिन जो है, दिन है आज शनिवार। तो शनिवार को जिस समय सूर्योदय होगा, 7:17 पे सूर्योदय है, तो 7:17 पर जो लग्न होगा, शनिवार है, वहां पर शनि का अंश गुलीक होगा। 1 घंटा 15 मिनट के बाद, माने 17 में अगर हम 15 जोड़ें तो 32, है ना। तो 8:32 पे जो भी लग्न होगा वो निरीश होगा, है ना, उसका कोई स्वामी होगा नहीं।
इसके बाद अब इसमें 17 और जोड़े, तो 32 में 17 जोड़ दिया तो 49 हो गया है ना। 9 39 पर जो भी लग्न होगा उस डिग्री पर सूर्य होगा। सूर्य का अंश कौन है? सूर्य का अंश है काल। तो 9:39 सुबह, 9:49, सॉरी, 9:49 पे जो भी लग्न की जो भी राशि होगी वहां पर काल को रख दें। इस प्रकार से गणना होती है। जगन्नाथ होरा में आपको आसानी से मिल जाएगा। गुलीक की स्थिति तो आप यहीं पर देख पाएंगे। बाकी आप नीचे आएंगे तो काल, मृत्यु, अर्धप्रहर, यमकंटक, इन सब का भी डिग्री, नक्षत्र, नक्षत्र पद, राशि, नवांश सब आप देख लेंगे। गणना में थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, प्रेफरेंस में जाएं, रिलेटेड टू कैलकुलेशन में जाएं, उपग्रह कैलकुलेशन ऑप्शन में जाएं। धूम व्यतिपात रिलेशन में व्यतिपात इक्वल टू 360 डिग्री माइनस धूम रखें। और गुलीक के बारे में जैसे हमने बात की थी, गुलीक कहाँ उदय होता है? गुलीक शनि के हिस्से के शुरुआत में उदय होता है। तो बिगिनिंग ले लें, बिगिनिंग ऑफ सैटर्न्स पोर्शन। मांदी राइजेस एट एंड ऑफ सैटर्न पोर्शन में करके रखता हूं ताकि मुझे पता चले कि एक पोर्शन कितना लंबा है। बट आपको ये करने का आवश्यकता नहीं है। आप मांदी राइजेस एट द बिगिनिंग ऑफ सैटर्न्स पोर्शन भी कर सकते हैं, गुलीक मांदी साथ में रहे तो ठीक है। काल, मृत्यु एटसेट्रा राइजेस एट बिगिनिंग ऑफ रिस्पेक्टिव पोर्शन ये रखेंगे। एंड डे एंड नाइट स्टार्ट एट सनराइज एंड सनसेट रिस्पेक्टिवली ये रखेंगे। ओके करेंगे तो आ गया। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुंडली को लेकर के राइट क्लिक करके चूज अ व्यू में उपग्रह व्यू आप डाल देंगे। तो जीके से गुलीक, केएल से काल, एमआरआई से मृत्यु, वाईजी से यमकंटक और एपी से अर्धप्रहर होगा। ठीक है, ये मूलभूत तौर पे बात है। अब इसमें विशेषता से एक बात समझ ली जाए, इन ग्रहों का फल कैसे होता है, किस प्रकार से यह ग्रह फल करते हैं, यह जानना। इसके लिए देखिए, कोई विशेष तौर पे बात जो है कि कही नहीं गई है। गुलिक के बारे में कुछ बातें, धूम के बारे में कुछ बातें जो है कि कही गई हैं। ठीक है, इसको आप समझेंगे। यहां पर कुछ विशेष नियम इन ग्रहों को लेकर के दिए गए हैं। उन विशेष नियमों को समझने की हल्की सी जो है कि आवश्यकता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। गुलिक के बारे में, गुलीक इन सारे ग्रहों में से सबसे ज्यादा परेशानी कारक गुलीक माना जाता है। ये माना जाता है कि गुलीक इन सब में सबसे ज्यादा समस्या कारक है। जिस भी ग्रह के साथ गुलीक बैठेगा उस ग्रह का नुकसान करेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको समझे। तो इसको यूं कहा है, रवि युक्ते पितृहंता। रवि के साथ अगर बैठे तो पिता को नुकसान करते हैं, क्योंकि रवि पिता का कारक है। मात्र क्लेशी निशाप संयुक्त, चंद्रमा के साथ बैठा हो तो माता को परेशानी करता है। भ्रातृवियोग सकुजे, बुध मंगल के साथ बैठा हो तो भाई बंधुओं को पीड़ा करता है। बुध युक्ते मंदजे च सोनमादि, बुध के साथ बैठे तो व्यक्ति को उन्माद देता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है तो उन्माद देता है, बुद्धि में विकार देता है। गुरु युक्ते पाषंडी, अगर गुरु के साथ बैठे तो व्यक्ति पाखंडी होता है, क्योंकि गुरु धर्म अध्यात्म का कारक है। शुक्र युते नीच कामनी संग, शुक्र के साथ बैठा हो तो नीच स्त्री की संगति, बुरी स्त्री की संगति देता है। ठीक है ना, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक है। शनि युक्ते शनि पुत्रे, शनि के साथ अगर शनि का पुत्र गुली के बैठा हो तो कुष्ठ व्याधिर छतः अल्प आयु, कुष्ठ इत्यादि भीषण व्याधि देता है, अल्पायु देता है, क्योंकि शनि आयु बीमारी का कारक है। विष रोगी राहु युक्ते, राहु के साथ बैठा हो तो व्यक्ति को विष से पीड़ा होती है, विष दवा इत्यादि से पीड़ा होती है। सिखी युक्ते वहनी पीड़ितो मान दो, अगर सिखी के साथ बैठा हो, अगर केतु के साथ बैठा हो तो वहनी मतलब अग्नि, अग्नि से पीड़ा होती है। गुलिकस्ताज्य युतस चेत अस्मिन संजातो नृपो अति भिक्षासी, अगर गुलीक लग्न में बैठा हो, लग्न की डिग्री के बहुत करीब बैठा हो, तो राजा भी अगर हो तो राजा को भी जो है कि भिक्षासी, भिखारी बना देता है। इन सारे ग्रहों में गुलीक को सबसे खराब माना गया है। और ये मानते हैं कि गुलीक जिस भी ग्रह के साथ बैठा हो उस ग्रह के जो है कि फल में बहुत ही कमी करता है, बहुत ही हानि करता है। जैसा कि मैंने पहले कह चुका हूं, गुलीक को बहुत पाप माना गया है, और कोई भी पाप ग्रह तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में अच्छा होता है, तो इन भावों में गुलीक को अच्छा माने। गुलीक को खराब क्यों माना? क्योंकि गुलीक शनि का पुत्र है, शनि पापी तो गुलीक भी पापी।
इसी तरीके से काल, क्योंकि काल सूर्य का पुत्र है, सूर्य के जैसा स्वभाव रखता है। और मृत्यु क्योंकि मंगल का पुत्र है, मंगल के जैसा प्रभाव रखता है, तो ये ग्रह भी खराब हुए। और जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के फल में कमी करेंगे, क्षति करेंगे। यहां पर जो फल बोला गया केवल कारकत्व से ही बोला गया, अतः सूर्य पिता का कारक है तो पिता के साथ नुकसान कहा गया। लेकिन इसमें यह भी मान लें कि अगर मानिए कि सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और उसके साथ गुलिक बैठ गया, या मृत्यु बैठ गया, या काल बैठ गया, तो एकादशेश होने के नाते आय में, इच्छा पूर्ति में भी व्यवधान करेगा, मुसीबत करेगा। खास तौर पर यह बात समझ ली जाए कि इन ग्रहों का, प्रकाश ग्रहों का और इन उपग्रहों का भी फल किसके दशा अंतरदशा में प्राप्त होता है। जिस ग्रह की राशि में यह बैठे होते हैं उनकी दशा अंतरदशा में इनका फल प्राप्त होता है। तो मानिए कि गुलीक सूर्य के साथ अगर मिथुन राशि में बैठा हो, तीसरे छठे दसवें 11वें भाव में बैठा होगा तो अच्छा ही फल करेगा। इनके अलावा सूर्य के साथ, सूर्य एकादशेष है, मिथुन राशि में बैठा हो, तीसरे छठे दसवें 11वें भाव के अलावा किसी अन्य भाव में बैठा हो, तो बुध की दशा अंतरदशा में सूर्य के साथ बैठने से पिता को नुकसान करेगा, पिता की तबीयत इत्यादि में नुकसान करेगा। और अगर सूर्य एकादशेष है तो लाभ में, इच्छा पूर्ति में भी नुकसान करेगा। तो इनका फल उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में आता है जिनकी ये राशि में बैठे होते हैं। और क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, तो सूर्य की दशा अंतरदशा में भी इनका फल होगा। इस प्रकार से इस बात को समझा जाए। अब क्योंकि गुलीक शनि का पुत्र होने से, मृत्यु सूर्य का, सॉरी, काल सूर्य का पुत्र होने से, और मृत्यु मंगल का पुत्र होने से अगर बुरा फल देने वाला है, तो यमकंटक गुरु का पुत्र होने से और अर्धप्रहर बुध का पुत्र होने से अच्छा फल देने वाला है। जिन भावों में यमकंटक, जिन भावों के स्वामियों के साथ यमकंटक या अर्धप्रहर बैठे हों, उन भावों के द्वारा, उन भावों के स्वामियों के कारकत्व से जुड़ा हुआ शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त होगा। जिस प्रकार से वह बात समझी गई, इस प्रकार से यह बात भी समझी जाए। इसको बहुत ही साफ रखेंगे आप। इसलिए कहा भी है, गुलिकस्तु संयोगे दोषान सर्वत्र निर्दिशेत। जहां कहीं पर भी गुलीक बैठा हो, वहां पर हर प्रकार के दोष को, बुरे फल को कहें। जब मैं केरल में था, केरल में जब मैंने ज्योतिष सीखी, तो केरल में तो आप समझिए कि प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न में देखेंगे गुलीक किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, और उससे जुड़ी हुई समस्या तुरंत बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे, और जो कि बहुत ही उचित भी होगा। आगे क्या कहा, यमकंटक संयोगे सर्वत्र कथ्य शुभ। यमकंटक का संयोग होने से शुभ फल बोले, क्यों? क्योंकि यमकंटक गुरु के जैसा फल करता है। दोष प्रदानो गुलिको बलियान शुभ प्रदाने यमकंटक स्यात्। गुलीक दोष तो करता है, बुरे फल तो करता है, शुभ प्रदाने यमकंटक स्यात्। यमकंटक जो है कि शुभ फल देता है। अन्य च सर्वे व्यसन प्रदे मांद युक्त वीर्यार्ध बलान्विता। अन्य ग्रह जो होते हैं वो भी, अन्य च सर्व व्यसन प्रदे, अन्य ग्रह भी जो है वो भी बुरे फल करते हैं, राइट। लेकिन मांद युक्त वीर अर्धान बलान्विता स्यु। लेकिन गुलीक से आधे ही बुरे फल करते हैं। तो गुलीक बहुत ही खराब बुरे फल करता है, काल मृत्यु थोड़े कम खराब बुरे फल करते हैं, यमकंटक सबसे शुभ फल करता है, और यमकंटक के अलावा अर्धप्रहर भी थोड़े कम शुभ फल करता ही है। ऐसा समझें। इसके अलावा बाकी तो हमको ये पता ही है कि शनि के जैसा जो है कि गुली इत्यादि काम करता है, ये बात तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। इसका फलादेश में जो महत्ता है, उसकी फलादेश में महत्ता इस बात से सर्वविदित होते श्लोक है, आत्मा दयो अधिपय युक्ता धूम आदि ग्रह संयुता ते भावा नाशताम यान्ति वदतीति पाराशरः। अगर भाव में उसका स्वामी भी बैठा हो और भाव के स्वामी के साथ धूम इत्यादि जैसे ग्रह भी बैठे हों, तो बुरे ग्रहों के बैठने से भाव के फल का नाश होता है। यह बात पराशर के द्वारा कही गई। अगर भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो और ये ग्रह बैठे हों, तो इनका फल तो जरूरी ही जरूरी होता है। ये बात तो हमको समझ ही लेनी चाहिए। मूलभूत बात यह है, देखिए बहुत बार ये चीज होती है, बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि भाई भाव खाली है तो भाव का फल कैसे बोलेंगे, भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो भाव का फल कैसे बोलेंगे। देखिए भाव में कोई, मैं जो ज्योतिष पढ़ाता हूँ 2019 से, जो भी मैं ज्योतिष पढ़ा हूं, जब भी मैंने ज्योतिष पढ़ा है ये बात मैंने हमेशा कही है, भाव में ग्रह जो बैठा है उसके हिसाब से फल कहेंगे।
जिस ग्रह की दृष्टि है उसके हिसाब से फल कहेंगे, अप्रकाश ग्रहों के हिसाब से फल कहेंगे। नियम ऐसा नहीं है कि आप अप्रकाश ग्रहों को देख लेंगे अगर भाव खाली हो या भाव पे दृष्टि ना हो, ऐसा नहीं है। आपको अप्रकाश ग्रह भी साथ में ही देखने हैं भाव के। तो जब भाव का विश्लेषण किया जाए तो वहां पर अप्रकाश ग्रहों की स्थिति भी अवश्य ही देखी जाए। दृष्टि दृष्टि इत्यादि के मामले में इन अप्रकाश ग्रहों के रूपक ग्रहों की दृष्टि में नहीं मानता, तो इनकी दृष्टि तो नहीं होती, लेकिन स्थान अनुसार इनका फल माना जाना चाहिए। और भाव विश्लेषण में अप्रकाश ग्रहों और उपग्रहों के उपग्रहों को छोड़ करके, इनको देखे बिना अगर कोई भाव विश्लेषण करने की कोशिश करता है तो ये आंख बंद करके चलने के जैसा है। आंख बंद करके चलने से क्या होता है, व्यक्ति गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाता, चोट और लगती है ना। तो इस प्रकार जो है कि नहीं करना चाहिए, ये आप समझें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुरे फल ही देते हैं। यह भी कहा है कि गुलिक भवन नाथे केंद्रगे व त्रिकोणो बलिनी निज गृहस्थे सोच मिश्र स्थिते वा रतगज तुर्गा नाम नायको मारतुल्यो महित पृथु यसा सस्यान मेदनी मंडलेन्द्र। गुलिक भवन नाथे, गुलिक जिसकी राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी। केंद्र के वा, अगर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोणे त्रिकोण में बैठा हो, बलिनी बलशाली हो, निज गृहस्थे अपनी राशि में बैठा हो, स्वोच्च उच्च का बैठा हो, मित्र स्थिते मित्र के घर में बैठा हो, वा फिर रथ गज तुरगा नाम, रथ होता है, गज हाथी होते हैं, तुरग घोड़े होते हैं, नाय के आदमी राजा होता है, मारतुल्यो है ना, शत्रुओं के लिए तो बहुत मारक होता है, महित महीपति होता है, राजा होता है, पृथ्वी यशा बहुत मानी होता है, श्यान मेदनी मंडलेंद्र, मेदनी पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वीपति होता है। केवल बुरे फल नहीं देता, गुलीक के राशि का स्वामी, गुलीक जिसकी राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी, भाव का स्वामी, जो भी बोले, राशि का स्वामी भाव का स्वामी ज्योतिष में तो एक ही बात है। उस भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, उच्च में बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो, मित्र ग्रह की राशि में बैठा हो, तो गुलीक राजयोग देने वाला होता है, मान सम्मान शत्रु पे विजय इत्यादि देता है। कब देता है, दशा अंतरदशा में देता है। जिस ग्रह की राशि में बैठा होगा उस ग्रह की दशा अंतरदशा में फल करेगा। यही नहीं, एक मैं अपनी तरफ से भी आपको बात बता देता हूं, मतलब ये सारी बातें अपनी तरफ से बता रहा हूं, एक और बात अपनी तरफ से बता देता हूं। गुलीक जिस नवांश में बैठा हो उस नवांश का स्वामी अगर राशि कुंडली में बली हो तो ऐसा गुलीक मोक्ष कारक भी होता है, व्यक्ति को मोक्ष भी देता है, धर्म अध्यात्म में रुचि देता है, और केवल रुचि ही नहीं देता, बहुत अच्छी धर्म अध्यात्म में प्रगति भी देता है। तो राशिपति गुलीक का बली हो तो राजयोग देगा, गुलीक का नवांशपति बली हो तो मोक्ष इत्यादि देगा। ये बात केवल गुलीक पे लागू है, यमकंटक अर्धप्रहर काल मृत्यु पे लागू नहीं है। इस प्रकार से अप्रकाश सॉरी उपग्रहों के फल को देखना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा, उपग्रह और अप्रकाश ग्रह का निश्चय निर्णय किए बिना कुंडली देखने की, कायवाद कुंडली देखने की कोशिश आंख बंद करके तीर चलाने के जैसा है, आंख बंद करके चलने के जैसा है। इसमें व्यक्ति गंतव्य स्थल तक तो नहीं पहुंचता, चोटें जरूर खाता है। तो ऐसा ना करें। ज्योतिष के ज्योतिष की दुनिया में दिक्कत यह है कि लोग परंपरागत तरीके से पहले पढ़ते नहीं है, इसलिए उनको पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त होता, फिर चीजें करने की कोशिश करते हैं, उत्तर उनको नहीं मिलता तो उलूल उलूल जलूल उठपटांग बातें करते हैं। मुझे लगता है ये किए जाने का आवश्यकता नहीं है। ठीक से ज्ञान हासिल करें, ये जाने कि अप्रकाश ग्रह उपग्रह भी होते हैं, इसका कुंडली विश्लेषण में इस्तेमाल करें। और आप जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये पाएंगे कि आपकी फलादेश करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है और आपके फलादेश की सत्यता भी बहुत बढ़ गई है। आपका ज्योतिष का लेवल अच्छा हो, ऊंचा हो, यही मेरी कामना है। इसी कामना के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।